हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स देखेंगे जनवरी 2025 का। इसके पहले 2024 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट अफेयर्स की क्लासेज आपकी आ चुकी हैं। इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। दो एग्जाम्स आप लोगों के आने वाले हैं। एक आने वाला है मंडी सचिव का 13 अप्रैल को, और एक बीपीओ का 27 अप्रैल को। बाकी एग्जाम्स बाद में होंगे। तो इन लोगों के लिए करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कम से कम मार्च 2025 तक। बहुत अच्छे से पढ़ें। बाकी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं मंडी सचिव की, इसका भी पेड बैच चल रहा है और बहुत तरीके से यहाँ चीज़ें हो गई हैं। जो हम ग्रुप कॉल की रिकॉर्डिंग डालते हैं उसे ज़रूर सुना करो आप लोग। जीएस रेवोल्यूशन का जो ओपन ग्रुप है उसमें हम रिकॉर्डिंग डालते हैं। तो जब भी किसी बैच में रिकॉर्डिंग मतलब ग्रुप कॉल होती है तो स्टूडेंटों का फीडबैक भी आता है, कैसा बैच चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग है पढ़ के। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पर कोई भी कोर्स जब चलता है तो जो स्टूडेंट होते हैं वो किस लेवल का उनके अंदर सेटिस्फैक्शन आता है। ठीक है। तो बीपीओ का भी बैच, कंटेंट बैच और टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी रिवीजन चल रहा है, तो इसको भी आप लोग ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फ्री क्लासेज भी आपकी यूट्यूब पर पूरी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। तो करंट देखते हैं। सबसे पहला क्या है हेडिंग, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महाकुंभ में प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसका मतलब हुआ कैबिनेट की बैठक कहाँ हुई? प्रयागराज में। कैबिनेट की बैठक वैसे आमतौर पर कहाँ होती है? राजधानी में होती है। ठीक है। लेकिन प्रयागराज में ये दूसरी बार है जब कैबिनेट की बैठक हुई, लखनऊ से बाहर हुई। और जो सीएम हैं यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, इनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई। कब? 22 जनवरी 2025 को प्रयागराज में महाकुंभ मेला स्थल पर हुई है। ठीक है। इसमें दो एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी इन्होंने। कौन कौन सी? एक है विंध्य एक्सप्रेसवे और दूसरा है विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे। विंध्य एक्सप्रेसवे में क्या है? प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ने वाली 320 किलोमीटर लंबी परियोजना होगी ये। दूसरी है विंध्य और पूर्वांचल, मतलब ये जो विंध्य एक्सप्रेसवे है इसको जोड़ देंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो ये जो भी लिंक परियोजना होती है वो दो हाईवेज को या एक्सप्रेसवे को जोड़ती है। तो ये 100 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, जिसका उद्देश्य क्या होगा? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। आगे चलते हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे प्रयागराज और सोनभद्र को जोड़ेगा, जो गंगा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 39 पर समाप्त होगा। विंध्य एक्सप्रेसवे की बात हो रही। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे को दृढ़ करेगा। बिल्कुल, बुनियादी ढांचे के जो मेन काम होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे बड़ा काम होता है रोड, एनर्जी। रोड के साथ ही आपका ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। ठीक है। ये सब बुनियादी ढांचे के मुख्य मुख्य काम होते हैं। दृढ़ करेगा, झारखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों तक पहुंच में सुधार करेगा। अन्य बुनियादी ढांचे में चले जाओ तो रेलवे हो गया आपका, बंदरगाह हो गया, सिविल एविएशन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक। गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। ये भी न्यूज में था। इस समय यूपी का सबसे लंबा अगर एक्सप्रेसवे है तो यही है, 594 किलोमीटर लंबा होगा ये। राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों के 518 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें क्या होगा? मेरठ से प्रयागराज के बीच की यात्रा का समय जो है काफ़ी कम हो जाएगा। शुरू में इसे 6 लेन के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन ऐसा ये लोग बनाते हैं कि बाद में इसका विस्तार किया जा सके 8 लेन तक। तो कैसा बना देते हैं? जितने भी पुल होते हैं इस पर एक्सप्रेसवे पर, वो इनके अभी से ही 8 लेन के बनेंगे। ठीक है। जितने भी पुल होंगे, ओवर ब्रिज होंगे, वो सारे 8 लेन के बनेंगे। बाकी रोड 6 लेन का। अगल बगल सरकार की ज़मीन भी रहेगी, तो जब भी विस्तार करना चाहे केवल रोड डालना होता है, अलग से काम हो जाता है इनका। इसकी अधिकतम गति कितनी होती है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। शाहजहांपुर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। शाहजहांपुर में जलालाबाद तहसील के पास 3.50 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी इस परियोजना की बहुमुखी प्रतिभा को और बढ़ाती है। ठीक है। मतलब एक हवाई पट्टी, जितने भी एक्सप्रेसवे हैं, नेशनल हाईवेज हैं मुख्य मुख्य, उन पर एक हवाई पट्टी जरूर बनाई जा रही है। ये कब काम करेगी?
सपोज करो जब किसी देश से युद्ध होता है, हमारे दो पड़ोसी हैं जो हमारे दुश्मन हैं, तीसरा भी एक दुश्मन ही बन रहा है इस टाइम, बांग्लादेश। तो जब युद्ध होता है तो युद्ध में एक देश दूसरे देश पर कहाँ अटैक करते हैं, जो उनका एयर फोर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जिससे फाइटर पायलट वगैरह जो है, फाइटर प्लेन, वो उड़ ही ना पाए। अब जब यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दोगे, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है कि आप हर जगह हाईवेज पर भी हवाई पट्टियाँ, वहाँ से भी टेक ऑफ कर सकते हैं बड़े बड़े प्लेन, जो भी फाइटर प्लेन है। तो कहाँ तक क्या क्या खराब करोगे, फिर इतना ज़्यादा कर नहीं पाओगे। तो इतनी सारी सुविधाएं इसलिए विकसित हो रही हैं। अगला है उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025। आप लोगों को पता हो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है हर साल, ठीक है। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदलकर क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश। पहले नाम क्या था, संयुक्त प्रांत। और राज्य के रूप में यह 75 वर्ष पूरे कर रहा है यूपी। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 2025 का विषय क्या था, विकास और विरासत। विरासत ये लोग लेके चल रहे हैं, हेरिटेज। आपकी हेरिटेज क्या है बताइए। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, या आज की डेट में आज की जो गवर्नमेंट है या जो भी लोग हैं, वो हमारी अगर किसी विरासत का, हमारे गौरवपूर्ण कार्यों का या गौरवपूर्ण समय का जिक्र करते हैं, तो वो हमारा कौन सा काल है, प्राचीन काल, उसकी बात करते हैं, ठीक है। वो हमारा गौरवपूर्ण काल था। तो विरासत हमारी यही है, यहीं से जोड़ते हैं। खासतौर से गुप्त काल जो क्लासिक युग था, है ना, इन सब चीज़ों को। जो मध्यकाल उसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारे पास आक्रांताएं आए थे, बाहर से आक्रमणकारी आए थे, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट किया, देश के लोगों पर जुल्म किए, बहुत सारी चीज़ें की। तो मध्यकाल को हम लोग बोलते हैं क्या, अंधकार का काल। अब यूपी का अभी हाल फिलहाल में जो भी हो रहा है, लास्ट 2-3 ईयर से क्या हो रहा है, किस चीज़ पर बात हो रही है, अभी महाकुंभ। इस साल 6 महीने तो पूरा महाकुंभ चलता रहा। तो विरासत से ही जुड़ा हुआ महाकुंभ, बहुत प्राचीन विरासत से जुड़ा है। पहले राम मंदिर था, 2024-23 में राम मंदिर बहुत ज़्यादा उस पर था। तो ये सरकार जो भी, अब यहाँ पर आप शुरुआत में देखोगे, अगर करंट से रिलेट करना है तो ये विरासत जरूर एक शब्द रहेगा, और उसके साथ साथ विकास की बात होगी। तो विकास और विरासत, प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये पूरी इसकी थीम थी। राज्य सरकार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर क्या क्या, संगीत, कृषि, शिक्षा के क्षेत्र में 6 व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित करेगी। आज इसी करंट अफेयर्स में किन किन लोगों को गौरव सम्मान दिया गया, उस पर भी बात होगी आगे चल के, ठीक है। उत्तर प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था, संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 को भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, इंडिया के, इन्होंने क्या किया, संयुक्त प्रांत नाम परिवर्तन आदेश 1950 के माध्यम से बदल दिया। अब आप लोग बोलोगे गवर्नर जनरल, देखो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया स्वतंत्र तो हो गया था, लेकिन जब तक इसका संविधान नहीं बना था, गवर्नर जनरल रहता था, है ना। माउंट बेटन को गवर्नर जनरल बना के रखा गया कुछ साल तक। इसके बाद सी राजगोपालाचारी थे, तो यही राष्ट्रपति का काम करते थे, और इन्होंने ही आदेश दिया था। राज्यपाल राम नाईक के सुझाव के बाद राज्य ने वर्ष 2018 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की जो आखिरी बैठक थी वो यही हुई थी। इस टाइम पे आप देखो बहुत सारे काम हुए थे। इसी टाइम पे, इसी बैठक में राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको राष्ट्रपति के रूप में घोषित किया गया था कि अब अगले राष्ट्रपति ये होंगे, है ना, ये सब बात हुई थी। यूपी ने भारत को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिनमें वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हैं, जो कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, वाराणसी का। उत्तर प्रदेश को पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में रखा जाता था, जैसा मैंने पहले बताया है। बीमारू में कौन कौन आते थे, बिहार, एम से मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब बीमारू आ जाते। आसाम भी आता था इसमें, ठीक है। तो क्यों बोलते थे बीमारू, क्योंकि यहाँ पर उच्च वृद्धि दर, जो आपकी जन्म दर है ना, बहुत उच्च थी, अशिक्षा बहुत ज़्यादा थी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब था, बेसिक संसाधन नहीं थे, फैक्ट्री लग नहीं रही थी, ये सारी चीज़ें थी, इसलिए इनको बोला जाता था बीमारू। देश की एक प्रकार से जितने भी अच्छे इंडेक्स निकलते थे, उनकी दशा ये लोग, ये राज्य खराब कर देते थे, क्योंकि यहीं से वो नीचे चले जाते थे। अब यूपी ने जो काम किया वो देख ही रहे हो, देश में दूसरे नंबर पर जीडीपी चल रही है, विकास दर बहुत फास्ट चल रही है ना। तो इन सब से बहुत आगे निकल गया यूपी। आर्थिक रूप से अविकसित टैक्स से आगे बढ़ने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का दर्जा प्राप्त करने की दिशा में यूपी क्या है, प्रयासरत है।
अगला फैक्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट। अभी इस टाइम पे जितने भी काम होंगे ना अधिकतर प्रयागराज में होंगे, तो वहीं पर क्या होगा, महाकुंभ मेला परिसर में मीडिया सेंटर बना हुआ था, इसी के आसपास उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट जिसका नाम क्या था, पंपकिन, का उद्घाटन किया। यह रेस्टोरेंट कुंभ मेले के धार्मिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, विशेष रूप से शाकाहारी और सात्विक भोजन देता है। अभी आज का ही निर्णय है, शायद आज या कल का है, यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि रामनवमी नवदुर्गा चल रही है, नवरात्रि, तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं उसके 500 मीटर के दायरे में कोई भी खुले में ये सब मांस मदिरा ये सब नहीं बिकेगा, ठीक है, केवल शाकाहारी चीज़ें बिकेंगी। उसके दूर भी आप लोगों को या किसी को भी बेचना है तो उस व्यक्ति को लाइसेंस के नियमों का पालन करना होगा। बंद में, खुले में तो वो भी नहीं बेच सकते। अगला है अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण क्या है, जो वाटरवेज होते हैं, जो भी नदियां हैं उनका एक प्रकार से पूरा मेंटेनेंस, डेटा रखना, ये सारा काम कौन करता है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने गंगा नदी के किनारे राष्ट्रीय जो जलमार्ग है आपका वन, कहाँ से जाता है, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, नेशनल वाटरवेज वन पर अंतर्देशीय जल परिवहन गतिविधियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए वाराणसी में इसका एक कार्यालय पहले से ही था जिसे बोलते थे उप कार्यालय। उप कार्यालय छोटा होता था, इसको अब इन्होंने बदल दिया किसमें, क्षेत्रीय कार्यालय में, उन्नत कर दिया। तो IWAI इंटर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण केंद्रीय बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। वर्तमान में इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कहाँ कहाँ, असम गुवाहाटी में, पटना में, कोच्चि में, भुवनेश्वर में और कोलकाता में, और छठवां कहाँ हो गया, वाराणसी में। वाराणसी में आप लोगों को याद हो 2 या 3 साल पहले एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया था। मल्टी मॉडल, इसका नाम ही मल्टी मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पर रेलवे भी होगा, सड़क भी होगी, सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं। तो जो भी भाड़ा, जो भी सामान आ रहा है उसको आप सपोज करो बंदरगाह से आया है ना, बंदरगाह मीन्स जल वाला, यहाँ से आया, कोई नाव से उतरा है, बड़ी नाव से उतरा, कोई चीज़ जहाज से उतरा, जो छोटे जहाज होते हैं, और उसको लेके जाना रेलवे से, तो यहीं आसपास सारी सुविधाएं विकसित है। यहाँ पर जाके आपकी नाव भी पहुँच सकती है पास में, यहाँ पर रोड भी गए होंगे, रेलवे का भी यहाँ पर लाइन बिछी हुई होगी, ठीक है। तो ये था मल्टी मॉडल टर्मिनल जो कहाँ बनाया गया था, वाराणसी में। और वाराणसी का जो कार्यालय है वो कहाँ से कहाँ तक, जो 487 किलोमीटर की आसपास की डिस्टेंस है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज करेगा। अगला है धनौरी आर्द्रभूमि। तो NGT ने क्या किया, उत्तर प्रदेश सरकार को जेवर हवाई अड्डे के पास जो धनौरी जलाशय है इसको बोला है कि इसे आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित करें और क्या स्थिति है इसकी जानकारी 4 सप्ताह के अंदर NGT को दें, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसके बारे में पहले की क्लासेज में जो भी करंट है बहुत अच्छे से बात हुई है, इसने यूपी गवर्नमेंट को ऐसा बोला है। आर्द्रभूमि होती क्या है, आर्द्रभूमि वो भूमियाँ होती हैं जहाँ पर पानी भरा रहता है लगातार, ठीक है, और बड़ी ही ये पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल होती हैं, जैव विविधता के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। तो आर्द्रभूमि अधिसूचना और रामसर स्थल प्रक्रिया। रामसर स्थल क्या होते हैं, ईरान का एक स्थान था रामसर। 2 फरवरी 1971 को यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ जिसमें बोला गया कि जितनी भी आर्द्रभूमि है दुनिया भर की, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्द्रभूमि। शॉक एब्जॉर्बर बोला जाता है इनको किसी भी सिटी का, और ये नष्ट होती चली जा रही हैं। जमीन का लोग दूसरी तरीके उपयोग कर रहे हैं, आर्द्रभूमि नष्ट कर दे रहे हैं, पानी निकाल दे रहे हैं, तो जिससे जैव विविधता की भी हानि हो रही है, पर्यावरण की भी हानि हो रही है और आपदाएं बहुत आ रही हैं, ठीक है। तो इसके संरक्षण के लिए रामसर स्थल घोषित किए जाने लगे। ईरान में हुआ था। ईरान का अब नाम नहीं सुनते होगे किसी भी सम्मेलन में, किसी भी चीज़ में। 1971 क्या था इस टाइम तक, ठीक है, 1980 के पहले तक ईरान में क्या था आपका, जैसी सेकुलर गवर्नमेंट होती वैसे होती थी, यूरोप के बड़े करीब थी, अमेरिका के। फिर यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हो गई तो जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं, अमेरिका है ना, ये अपना दुश्मन मानने लगे ईरान को। तो अब ईरान का नाम नहीं सुनते होगे, केवल अगर आप जितना भी पढ़ते होगे GS के सब्जेक्ट, ईरान का नाम यहीं पर एक जगह आता है। अब केवल
इतना प्रचार प्रसार है कि ईरान का नाम गलत चीज़ों के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो राज्य सरकारें संरक्षण के लिए झीलों तथा जल निकायों को आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं। रामसर स्थल के नामकरण के लिए राज्य सरकारों की सिफारिशों, ठीक है, तो सबसे पहले राज्य सरकार इनिशिएटिव लेती है, सेम रामसर स्थल के लिए लेती है, सेम किसी को अगर नेशनल पार्क घोषित करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यही प्रोसीजर है। ठीक है, राज्य सरकार ही क्या करेगी, सिफारिश करेगी, इसके आधार पर केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पारिस्थितिकी और जैव विविधता मापदंडों के अंतर्गत जो भी आर्द्र भूमियां योग्य हैं, इनकी पहचान वर्ष 1971 की अंतर्राष्ट्रीय रामसर अभिसमय संधि के तहत की जाती है, जो विशेष संरक्षण उपायों को सुनिश्चित करती है। अब धनौरी आर्द्र भूमि के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में है, और गौतम बुद्ध नगर में ही आपका क्या है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित है। तो गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा में यह स्थित है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य भी इसी के पास में है। तो यह ओखला पक्षी अभ्यारण्य और सूरजपुर आर्द्र भूमि के निकट स्थित है। सूरजपुर पर भी बात हुई है पिछली क्लासेज में, और ओखला पक्षी अभ्यारण्य पर भी डिटेल में बात हुई है। यमुना नदी से 15 किलोमीटर दूर यमुना बेसिन के बाढ़ क्षेत्र में यह स्थित है, धनौरी आर्द्र भूमि। मुख्य रूप से दलदलों से निर्मित भूमि है यह। संकटग्रस्त सारस क्रेन आर्द्र भूमि मतलब जहां पानी भरा हो। अगर आप लोग कभी केवलादेव जाना, राजस्थान में है, भरतपुर में केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य, कुछ नहीं है, बीच में एक रोड डला है, मैं गया था आज से 2-2.5 साल पहले। बीच में रोड डला है 3-4 किलोमीटर लंबा, और अगल बगल क्या है, खेत से है, तो उसको पानी से भर देते हैं बस। और दुनिया भर के पक्षियों के अपने एक स्थान बने हुए हैं, तो वो उड़ के आते हैं यहाँ पर, वो उसी स्थान विशेष पर आते हैं। साइबेरियन क्रेन आते हैं, मतलब दुनिया के प्रवासी पक्षी भी आते हैं और देश के पक्षी भी आते हैं, तो बड़ा खूबसूरत लगता है। और यहाँ पर भी, तो जहाँ पर भी पानी भरा होता है वहाँ पर क्या होते हैं, पक्षी ज़्यादा जाते हैं। तो यह आर्द्र भूमि संकटग्रस्त सारस क्रेन के लिए एक आवश्यक आवास है। विभिन्न प्रकार की, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, कौन सा मैन वहाँ का जीव है किसी जगह विशेष में, संरक्षित जगह विशेष में। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कॉमन टील, नीलसर, नॉर्थ पिंटेल, ग्रेलेज गीज, वार हेडेड गीज, बूली नेक्ड स्टार्क, काली गर्दन वाला सारस और चित्रित सारस, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी। तो जैसा मैंने बोला, कब गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी। कौन सा समय चल रहा है, कुंभ का समय। कुंभ का समय चल रहा है तो कुंभ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस झांकी में प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का उत्सव मनाया गया, जिसमें क्या क्या दिखाया गया, समुद्र मंथन, अमृत कलश, संगम तट पर स्नान करते संतों को दर्शाया गया। इस झांकी की थीम का विषय क्या था, स्वर्णिम भारत। फिर से इन्होंने देखो विरासत उठा ली, विरासत और विकास था, जो भारत की विरासत और प्रगति पर प्रकाश डालता है। उत्तर प्रदेश की झांकी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या थी, कि महाकुंभ 2025 की भव्यता को दर्शाया गया है, विरासत और विकास के संगम का चित्रण किया गया। आगे की ओर झुका हुआ एक प्रमुख अमृत कलश, अमृत कलश तो ये आपके जो लोगो था उस पर भी था महाकुंभ का, पवित्र अमृत धारा के प्रवाह का प्रतीक है। ऋषियों और मुनियों को शंख बजाते हुए संगम पर स्नान करते ध्यान करते हुए दर्शाया गया। ये सारी चीजें कुंभ में सबने देखी होंगी। जबकि भक्तगण गंगा यमुना प्राचीन सरस्वती के पवित्र जल में डुबकी लगा रहे होते हैं। ये पूरी इनकी झांकी थी यूपी की। बलिया में संभावित पेट्रोलियम भंडार बहुत इंपॉर्टेंट है। बलिया, अगर आप लोगों को पता हो, सबसे यूपी के सबसे पूर्वी जगह बलिया है, जिला है, सबसे पूर्वी जिला। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार मिलने का यहाँ पर तो संभावना जताई जा रही है। अगले महीने के करंट में जब आप फरवरी में जाओगे तो जो ONGC है उसने भूमि का अधिग्रहण कर लिया। किससे किया था भूमि का अधिग्रहण, चित्तू पांडे का नाम सुना होगा आपने, बलिया का शेर बोला जाता है। इन्होंने समानांतर सरकार बनाई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों को निकाल के फेंक दिया गया था, अपनी खुद की सरकार चला रहे थे आप। इन्हीं के ही जो पूर्वज हैं, ठीक है, उनकी जमीन है वो, जहां पर ये तेल निकला है। तो इनसे इन्होंने 10 लाख सालाना की लीज पर ONGC ने जमीन ले ली, और अब पूरी प्रक्रिया चल रही है वहां पर मशीनरी वगैरह को के। अगर यहाँ पर तेल निकल आता है तो यूपी में समझो एक प्रकार से बहुत बड़ा संसाधन निकला है। इसके पहले तेल के भंडार यूपी में नहीं थे, ठीक है। तो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से क्षेत्र में पेट्रोलियम भंडार की संभावना का संकेत मिलने के बाद तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन,
देश की सबसे बड़ी ऑयल और नेचुरल गैस की कंपनी यही है। इसने उत्तर प्रदेश के बलिया में ड्रिलिंग कार्य शुरू कर दिया। सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगी। पिछले 3 वर्षों से ये क्या कर रही है? उपग्रह, भू रासायनिक, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और मैग्नेटो टेल्यूरिक MT सर्वेक्षण इसने किए, जिनसे तेल और प्राकृतिक गैस भंडार की संभावना की यहाँ पर पुष्टि हुई। क्योंकि यहाँ पर नीचे ना गंगा नदी का बेसिन मिलता है बलिया में, जिस जगह पर ये है। मैग्नेटो टेल्यूरिक MT एक भूभौतिकी विधि है जो भूमिगत विद्युत प्रतिरोधकता का अध्ययन करने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में प्राकृतिक परिवर्तनों का उपयोग करती है। तो जहाँ पर भी ऑयल वगैरह होता है तो वहाँ पर क्या होता है, इसके विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन आया हुआ दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे तेल ऊपर तो है नहीं, तेल तो होगा कम से कम 3 किलोमीटर नीचे, 3000 मीटर कम से कम इतने नीचे। तो यही सब सर्वे किए जाते हैं। अब यहाँ पर ड्रिलिंग कार्य 100 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना में ग्राम सभा बैना में सागरपाली गांव के निकट एक स्थल पर 3001 मीटर तक ड्रिलिंग शामिल है। जैसा मैंने बोला था 3 किलोमीटर तक। अब ONGC के बारे में जान लेते हैं। तेल एवं नेचुरल गैस निगम लिमिटेड। पूर्व में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना, पहले इसको क्या बोला जाता था? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को किस में? कंपनी में बदल दिया गया। पहले कमीशन था, फिर क्या बन गया? कंपनी बदल दिया गया। तथा वर्ष 1997 में इसे भारत सरकार ने किस में शामिल कर दिया? नवरत्न कंपनियों में। इसके बाद आगे महारत्न भी बनाया जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी है तो। इसके बाद वर्ष 2010 में इसे महारत्न का दर्जा मिला। महारत्न कंपनी बनाने के अपने अलग फायदे हैं। 5000 करोड़ तक का निवेश होना है तो कंपनी खुद डिसाइड कर सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यह भारत की सबसे बड़ी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है जो भारतीय घरेलू उत्पादन में लगभग कितना 70% का योगदान देती है। आप कोई कंफ्यूज मत होना। जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की प्राइवेट, वो क्या करती है? बाहर से तेल मंगाती है, उसको रिफाइन करती है, फिर भेज देती है। ये घरेलू उत्पादन करती है खुद का। गोरखपुर में रामगढ़ ताल के चंपा देवी पार्क में आज से 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव शुरू हो गया। तो गोरखपुर महोत्सव चलेगा बिल्कुल। जब सपा की सरकार होती थी तो सफाई महोत्सव चलता था। हाल ही में प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए समर्पित एक नया टास्क फोर्स स्थापित किया, जिसे क्या नाम दिया गया? गंगा टास्क फोर्स। तो गंगा की बात हो तो ये मत समझना कि नॉर्मल लोगों ने या किसी NGO ने स्थापित किया। किसने? टेरिटोरियल आर्मी ने। किस चीज के लिए? गोमती नदी के लिए किया, और नाम क्या दिया? गंगा टास्क फोर्स। इंपॉर्टेंट है। अगले करंट पर आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, इन दोनों के बीच एक MOU पर साइन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने 3 जनवरी 2025 को वर्चुअली यूपी में पहला विदेशी विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करने के लिए एक MOU पर साइन किया है। कहाँ स्थापित होगा ये? नोएडा में। तो यह कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली से बहुत बेटर जगह है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली तो इसके सामने कुछ है ही नहीं, समझो। इतने जबरदस्त तरीके से प्लानिंग से बताई गई सिटीज हैं। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, जैसा मैंने बोला कि उत्तर प्रदेश का जो दिवस है उस टाइम पे दिया गया था। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 6 लोगों को मिला है। तो उत्तर प्रदेश का यह सर्वोच्च सम्मान है। कुल 6 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को कितना? 11-11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र दिया गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्या मिलता है इसमें? 11-11 लाख रुपए की। अब कौन कौन लोग हैं? कृष्णकांत शुक्ला हैं, भौतिक विज्ञान, संगीतकार और कवि, सब हैं ये। भौतिक विज्ञानी भी हैं, संगीतकार भी हैं, कवि हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। हिमांशु गुप्ता उद्यमी भी हैं और पर्यावरणविद भी हैं, वृंदावन मथुरा के रहने वाले। मनीष वर्मा कृषि उद्यमी हैं, कानपुर के। कृष्णा यादव महिला उद्यमी, बुलंदशहर। कर्नल सुभाष देसवाल कृषि उद्यमी हैं, बुलंदशहर। डॉक्टर जयसिंह केला उत्पादन से जुड़े हुए हैं, केले की आधुनिक खेती को बढ़ावा देते हैं, बहराइच के हैं। इन सभी लोगों को कौन सा सम्मान मिला है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। अगला सम्मान है बाल साहित्य सम्मान 2023। किसने दिया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। किन किन लोगों को मिला? देख लीजिए नाम। सुभद्रा कुमारी, ये सम्मान का नाम है, व्यक्ति का नाम ये है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी ना आपने बहुत फेमस कविता सुनी होगी, है ना।
तो सुभद्रा कुमारी चौहान महिला बाल साहित्य सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर करुणा पांडे को। सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर आरपी सारस्वत सहारनपुर को। अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान शाहजहांपुर के हैं। अब ये देखो, जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब कोई एग्जाम आता है तो उसके शुरुआत के जो 2-3 महीने होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये मंथ के करंट अफेयर्स बहुत डीपली कराए जा रहे हैं आप लोगों को। अगला सम्मान है शिक्षार्थी बाल चित्रकला सम्मान, दिलीप शर्मा को मिला है, अलीगढ़ के हैं। लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान किसे मिला है? नरेंद्र निर्मल को, गौतम बुद्ध नगर के। डॉक्टर रामकुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान किसे मिला है? बलराम अग्रवाल को। कृष्ण विनायक फड़के बाल साहित्य समीक्षा सम्मान किसे मिला है? देवी प्रसाद गौड़ मथुरा के। जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान किसे मिला है? डॉक्टर दीपक कोहली लखनऊ। उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान किसे मिला है? अनिल कुमार निलय प्रतापगढ़। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के बारे में जानते हैं। यूपी के किन किन लोगों को मिला है? तो पुरस्कार प्रदाता मंत्रालय कौन सा है? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। किसने दिए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम होगा, यहाँ कौन सी विधा में या स्पर्धा में ये खेलते हैं और किस जिले के हैं। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है? श्री प्रवीण कुमार को। पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं और यूपी के कहाँ के हैं? गौतम बुद्ध नगर के। तो यहाँ हम केवल उन्हीं लोगों की बात करेंगे जो गौतम बुद्ध नगर की, मतलब यूपी के हैं, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2024 यूपी के 6 लोगों को मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री अभय सिंह स्क्वैश खेलते हैं, स्क्वैश होगा, बरेली के हैं। बंतिका अग्रवाल शतरंज खेलती हैं, नोएडा की हैं। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स खेलते हैं, इटावा के हैं। इसके बाद सुश्री अन्नू रानी एथलेटिक्स खेलती हैं, मेरठ की हैं। प्रीति पाल जी जो हैं आपकी पैरा एथलेटिक्स खेलती हैं, मेरठ की हैं। और सिमरन शर्मा पैरा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं और ये कहाँ की हैं? गाजियाबाद की। फिर पद्म अवार्ड 2025 पर आते हैं, हर साल 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर, ठीक है, यानी 25 जनवरी के शाम को पद्म अवार्ड की घोषणा हो जाती है। जो भारत रत्न होता है उसका तो मोदी जी जब चाहे तब कर देते हैं अपने हिसाब से, लेकिन पद्म जो अवार्ड होते हैं उसकी घोषणा गणतंत्र दिवस की संध्या पर कर दी जाती है। बाद में उनको प्रदान किया जाता है, घोषणा पहले हो जाती है। पद्म विभूषण दिए जाते हैं। पद्म में क्या क्या आता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। सबसे ऊपर भारत रत्न है, इसके बाद पद्म विभूषण सेकंड नंबर का है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ नंबर का है। तो पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार तथा उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा। आप लोगों को पता हो जो अनुच्छेद 18 है उसमें टाइटल उपाधियों की क्या है? मना किया गया। तो इसी में 1954 में क्या चले गए थे? कोर्ट चला गया व्यक्ति कोई कि जो पद्म अवार्ड है एक प्रकार के टाइटल उपाधि हो, ये तो मना किया हुआ है संविधान ने। फिर वो केस हुआ, बाद में कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये सम्मान है, किसी व्यक्ति ने अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं तो उसको ये सम्मान है, बशर्ते कि ये जो आप अवार्ड जो टाइटल मिला है ना वो अपने नाम के आगे या पीछे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं लगा सकते हो। यानी कि अगर कोई बोलता है पद्मश्री और फिर नाम अपना लिखता है, वो नहीं कर सकता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रपति ने एक युगल में 2 लोग होते हैं, ठीक है, 2 लोगों को जब सम्मान मिलता है गिना एक ही जाता है, ठीक है, तो पुरस्कार के रूप में एक के रूप में गिना जाता है। तो एक युगल साथ मिला के टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए? 139। ये संख्या याद रखना, ये पूछी जा सकती है। इस सूची में कितने? 7 पद्म विभूषण हैं, 19 पद्म भूषण हैं और 113 पद्मश्री हैं। पुरस्कार पाने वालों में टोटल कितनी? 23 महिलाएं हैं। इस सूची में जो विदेशी एनआरआई हैं या पीओआई, पर्सनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, या ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया श्रेणी के टोटल 10 व्यक्ति हैं। मतलब जो बाहर विदेशी हैं, जो इंडियन नागरिक नहीं है, वो टोटल मिला के 10 हैं। 13 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। 2025 में यूपी के किसी भी व्यक्ति को पद्म विभूषण नहीं मिला है। यूपी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक तो भारत रत्न तो उसके पहले आप लोगों को पता ही है, चौधरी चरण सिंह जी को मिला ही था, ठीक है। 2025 में उत्तर प्रदेश के कुल 2 लोगों को पद्म भूषण दिया गया। कौन कौन है? श्री राम बहादुर राय, साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, यूपी के हैं।
और साध्वी ऋतंभरा दीदी। वात्सल ग्राम करके इनका एक मथुरा में बहुत बड़ा आश्रम है, ठीक है। सामाजिक कार्य करती हैं और हर जगह जितने भी धार्मिक प्रयोजन होते हैं आप लोगों को दिख जाती होंगी, इनको मिला है। 2025 में उत्तर प्रदेश के कुल 8 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कौन कौन लोग हैं? आशुतोष शर्मा, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश। श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़, इनको देखा होगा आप लोगों ने, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सबसे वृद्ध व्यक्ति थे वहां पर, देखे होंगे, और सफेद कुर्ता में बैठे हुए थे, कुर्ता धोती में, यही हैं वो श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़। बनारस में रहते थे, हैं द्रविड़, इसका मतलब साउथ से इनका परिवार आया होगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यूपी के श्री हृदय नारायण दीक्षित, साहित्य और शिक्षा यूपी। श्री नारायण भुलई भाई इनका नाम है, मरणोपरांत इनको दिया गया। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में यूपी से हैं। अगले हैं श्री सत्यपाल सिंह, खेल के क्षेत्र में यूपी से। श्री श्याम बिहारी अग्रवाल, कला के क्षेत्र में यूपी। श्रीमती सोनिया नित्यानंद, चिकित्सा के क्षेत्र में यूपी से हैं। और श्री सैयद एनुल हसन, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में यूपी से हैं। अगला करंट क्या है? फूड एंड बेवरेज, F&B ट्रेड शो हुआ है जिसका नाम था इंडस फूड। बहुत बड़ी संस्था है इंडस फूड, ठीक है। इसका एक प्रोग्राम हुआ, कहाँ पर होगा ये ट्रेड शो? एक प्रकार का हुआ फूड के क्षेत्र में, नोएडा में। नोएडा में देखो, नोएडा में एक प्रदर्शनी केंद्र बना दिया गया, ठीक है, ग्रेट एक्सपो केंद्र। वहीं पर कोई भी कार्यक्रम होता है वहीं पर होता है। जैसे आप लोगों को पता हो प्रगति मैदान था दिल्ली में पहले, इसी को ही बहुत अच्छे से करके भारत मंडपम बना दिया गया। अब भारत मंडपम में क्या है, बहुत बड़ी बड़ी विशाल विशाल बिल्डिंगें हैं, अलग अलग ऑडिटोरियम है, क्षेत्र हैं। तो कोई भी फंक्शन कराना होता है लोग उसको बुक करा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वहाँ पर करा सकते हैं। तो दिल्ली में जितने अधिकतर कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, भारत मंडपम, चाहे देश के हो चाहे विदेश के। नोएडा में होने हैं तो वो एक्सपो सेंटर में होते हैं। तो एशिया के प्रमुख फूड एंड बेवरेज ट्रेड शो इंडस फूड के 8वें संस्करण का उद्घाटन 8 जनवरी 2025 को गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में किसने किया? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री चिराग पासवान ने यहाँ पर किया। अभी लखनऊ में भी एक एक्सपोजिशन सेंटर बन रहा है, एक्सपो सेंटर बन रहा है जो सबसे बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव 2025, उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड जो है उसके द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव का आयोजन कब? 11 से 17 जनवरी 2025 तक होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कहाँ पर होगा? इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इसका आयोजन किया गया। 11 जनवरी 2025 को इस महोत्सव का उद्घाटन किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो खादी महोत्सव किसने किया? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा। कब हुआ और कहाँ हुआ, इतना ध्यान रखना। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, तो उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन इसके सहयोग से हुआ। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको किया है, आयोजन किया। कब हुआ? 7 से 13 जनवरी 2025 तक। कहाँ? उत्तर प्रदेश के बरेली में इन्वर्टिस विश्वविद्यालय में यह आयोजित की गई। अगली जो इम्पोर्टेंट है बीपीओ वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस योजना को और भी अच्छे से आप लोग सर्च करके देख लेना। विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। देखो मोदी जी ने एक कर्मयोगी करके पहले पहल चालू की थी। उसमें क्या था, जितने भी लोक सेवक थे यानी सरकारी कर्मचारी, सबसे ऊपर सिविल सेवक जो आ गए आपके आईएएस आईपीएस, इनके लिए तो इनकी क्या, इनको क्षमता दक्षता बढ़ानी थी। तो इनको ट्रेनिंग वगैरह देना, नई चीज़ें सिखाना, नए उस पर बात करना, ऐसे करके इन्होंने कार्यक्रम शुरू किया। फिर धीमे धीमे नीचे आए, अब ये पंचायत स्तर पर भी आ गए। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, जितने भी पंचायत के कर्मचारी हैं, सेवक हैं, प्रधान हैं, ये सब जो भी रिलेटेड है, इनको क्या करना है, एक तो ट्रेन करना, नए उपकरण देना, जिससे इन सब चीज़ों का प्रयोग करके दक्षता अपनी बढ़ा सकें। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन दिवस के अवसर पर विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल का शुभारंभ किया। पायलट प्रोजेक्ट है, यानी पहले अभी ये ट्रायल फॉर्म में है, ठीक है। कहाँ कहाँ चल रहा है? यूपी, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, इनको आवश्यक उपकरण ज्ञान से युक्त करके पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता बढ़ाना है, ठीक है। उपकरण भी देना और वो उपकरण का यूज कैसे करना है इसका ज्ञान भी देना। यह पहल जो है प्रशासन गांव की ओर अभियान का हिस्सा है, कि प्रशासन जो है गांव की ओर जा रहा है ना।
पहले क्या था, टॉप टू बॉटम, अभी बॉटम बॉटम टू अप अप्रोच है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावी शासन एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। अगला है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। लीड्स एक करके रैंकिंग निकलती है, इंडेक्स निकलती है, 2024 पर ये रिपोर्ट आई है। लीड्स में क्या होता है, जो भी लॉजिस्टिक, जो भी परिवहन है, जो सामान वगैरह का है, वो कितनी ईजिली इधर से उधर हो सकता है, उसकी बात हो रही। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, इन्होंने इसका क्या किया, जारी किया। 3 जनवरी 2025 को जारी की गया। लीड्स 2024 में 4 स्तंभों पर बात की गई। स्तंभ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सर्विसेज, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, और हाल ही में शुरू की गई सतत लॉजिस्टिक। ये सब चीज़ें हो, इसी आधार पर रैंकिंग दी गई। सतत लॉजिस्टिक मतलब हर एक ईंधन से चलने वाले वाहन हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड वगैरह कैसे हैं, रेलवे वगैरह। लॉजिस्टिक की जो सर्विसेज कंपनी दे रही है, वो डिले तो नहीं कर रही हैं, प्रॉपर तरीके से सर्विस दे रही हैं, कोई नुकसान हुआ, क्षतिपूर्ति वगैरह, ये सब सही है कि नहीं। ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब पर मूल्यांकन किया गया। तो प्रमुख जो राज्य निकल के आए वो थे हरियाणा, तेलंगाना, यूपी और उत्तराखंड, ये सबसे आगे थे। अगला निकला है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक। वित्तीय मतलब पैसा, फाइनेंस के मामले में राज्यों का स्वास्थ्य कैसा है, ये निकाला गया। कब हुआ, 24 जनवरी 2025 को। जारीकर्ता कौन थे, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। अगर आप देखो तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। इस टाइम पे जो वित्त आयोग बना है ना, 16वां वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने इसको जारी किया। और ये पहला संस्करण है इसका, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक का। किन किन आधारों पर निकाला जाता है, व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता के साथ साथ राज्य विशेष चुनौतियों और क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि के आधार पर 18 प्रमुख राज्यों के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करती है ये। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि व्यय जो आप कर रहे हो उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, प्रभावशीलता कितनी ज्यादा है, राजस्व कैसे जुटा रहे हो, विवेक, जो वित्तीय विवेक है पूरे राज्य का, वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 5 जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उसमें यूपी नहीं है। कौन कौन से हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और गुजरात। ये 3 राज्य देखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, जिन्हें हम पिछड़ा मानते हैं, सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वित्तीय स्वास्थ्य के मामले। आकांक्षी 5 राज्य जो हैं वो कौन से हैं, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और पंजाब। रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार जो है ना, एक चीज में बहुत आगे है, जो व्यय कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता बहुत हाई है। यानी कि ये लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, वो तो सही जगह खर्च कर रहे हैं, लेकिन ये आमदनी के स्रोत इनके पास बहुत कम है। लेकिन राजस्व जुटाने के मामले में ये लोग निचले स्तर पर। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया। इस श्रेणी में कौन कौन है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, एमपी है और कर्नाटक है। आगे चलते हैं, यूपी एग्रीज स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, बीपीओ वालों के लिए भी है, बाकी लोगों के लिए। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट। विश्व बैंक ने इसके लिए पैसा दिया है। 12 दिसंबर 2024 को विश्व बैंक का जो निदेशक मंडल था, इसने इस स्कीम को उत्तर प्रदेश में चलाने के लिए मंजूरी दी थी। कुल कितना व्यय करेगी, $325.10 मिलियन रुपए इसको दिए जाएंगे, इस स्कीम पर खर्च किए जाएंगे। इतना ही है। अगले उस पर चलते हैं, करंट पर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की जो अनामिका शर्मा हैं, इन्होंने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की, और इस डाइविंग में इन्होंने क्या किया, महाकुंभ का आधिकारिक झंडा फहराया। ये आ सकता है आपका। दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। तो कहाँ, लखनऊ में। कौन सा, अटल युवा महाकुंभ, कब, दिसंबर 2024। अगर देखोगे तो 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन होता है, इसी के आसपास होगा। इसी टाइम पर सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। इसी टाइम पर विकसित पंचायत कर्मयोगी जो पहल है वो भी शुरू हुई थी। 13 जनवरी 2025 को पूर्वी नौसेना कमान के वाइस एडमिरल कौन है, समीर सक्सेना। इन्होंने विशाखापट्टनम से अयोध्या तक मोटरसाइकिल अभियान, जिसका नाम क्या था, डेयर स्क्वायर, इसको हरी झंडी दिखाई। ठीक है, अब इसका कहाँ से ये शुरू हुई थी, यह रैली उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा से शुरू हुई, फिर झारखंड, फिर बिहार, फिर उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरी, तथा इसका समापन कहाँ हुआ, डोगरा रेजिमेंट का सेंटर है अयोध्या में, यहाँ पर हुआ। इस रैली का उद्देश्य क्या था,
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य और सेहत के संदेश को फैलाना है या इस पर अमल करना था। अगला है आपका, अब ये सारे वन लाइनर्स फैक्ट हैं। 12 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, इन्होंने गोरखपुर जिले में बनने वाले कौन से नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नानाजी देशमुख पार्क की स्थापना या शिलान्यास कहाँ पर किया गया। विश्व का पहला, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देख लीजिए, 52 फीट लंबा, इतना ही चौड़ा और 52 फीट ऊंचा महामृत्युंजय यंत्र उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के झूसी हवेली स्थित तपोवन आश्रम में स्थापित किया गया। ये पहला है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में 250 डिलीवरी पॉइंट खोले जाएंगे। किस चीज़ की डिलीवरी करेंगे, या तो सर्विस, मेडिकल सर्विस की या फिर दवाइयों की। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा केंद्र क्या है, बदायूं में 25 केंद्र हैं और सबसे कम मुरादाबाद में 3 केंद्र खोले जाएंगे। यूपी में टोटल 250। प्रयागराज नगर निगम जो है वह शुद्ध वायु उपलब्ध कराने के लिए, कुंभ के बाद ये न्यूज़ बड़ी फेमस हुई थी, तो शुद्ध वायु उपलब्ध कराने और स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयागराज में कई स्थानों पर जापानी मियावाकी पद्धति का उपयोग करके घने वन विकसित करेगा। कुछ वन तो इन्होंने लगा भी दिए। ये मियावाकी पद्धति जो होती है, होता क्या है कि जो क्षेत्र विशेष में जो भी क्षेत्र है वहाँ के जो देसी हैं, स्थानीय पौधे हैं, उनको लगाए जाते हैं। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष में खासतौर से शहरी क्षेत्रों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाली पद्धति। कोई जमीन है, छोटी सी जमीन है, 10 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर, यहाँ पर देसी पौधे जो स्थानीय जल्दी से उगते हैं वो लगाएंगे, बहुत घने इनको लगाएंगे और ये अचानक से जंगल का रूप ले लेते हैं। जो कॉमन जंगल होते हैं ना, उससे 1/3 कम टाइम लेते हैं ये और जंगल बन जाते हैं। जापानी व्यक्ति था मियावाकी, इसने ये पद्धति लेके आया था। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 6। इसने एक अभी डेटा जारी किया, बहुत ही अलार्मिंग है यूपी के लोगों के लिए। इसके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हर 4 में से एक व्यक्ति, यानी कि 25% लोग यूपी के उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। उन्हें पता नहीं चल रहा है, और रक्तचाप जो होता है ना, स्लो पॉइजन होता है, धीमे धीमे नुकसान पहुंचाता रहता है। तो यूपी के लोगों में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि नमक भी बहुत ज़्यादा खाते हैं लोग, है ना। 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में, टोटल 3 ही प्राणी उद्यान है यूपी में, आप लोगों को कमेंट में बताना है बाकी 2 कौन कौन जगह हैं। गोरखपुर में हाथी रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। हाथी रेस्क्यू सेंटर एक तो अनंत अंबानी ने बनाया है, कहाँ पर, बनतारा। पहले हाथी रेस्क्यू सेंटर बोल रहे थे, अब उसको देख रहे हैं ये तो पूरा प्राइवेट जू है इनका, हर जानवर हर पक्षी है यहाँ पर, बहुत तरीके से बनाया। एक प्रकार से प्राइवेट लोग अगर जाना चाहें वहाँ पर, बड़े बड़े उद्योगपति व पर्यटन के लिए वो हो गया क्षेत्र, है ना। मोदी जी गए थे अभी, और नाम उसका रेस्क्यू सेंटर रखा है। रेस्क्यू केवल हाथियों का हो रहा है, बाकी तो वहाँ पर सारे नए नए पक्षी एकदम खूबसूरत दिख रहे थे, जानवर, पक्षी, शेर, वाइट टाइगर, सब। तो ये नहीं पता था, ये हमने अभी जितने भी आपके वन दरोगा वालों को पढ़ाया था, वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ाया था, है वन्य जीव अधिनियम जो 1972 है, भारतीय वन अधिनियम, किसी में भी प्राइवेट जू की बात नहीं की गई थी, पर वो है वहाँ पर। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक व्यंजन योजना भी शुरू की जाएगी। इस पर विचार चल रहा है और बहुत जल्दी शुरू होगी है। उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है वो भारत का पहला रोपवे सिटी बनेगा या बन चुका है। ठीक है, रोपवे सिटी क्या होता है कि रोपवे जाओ, ऊपर से आदमी जा सकते हैं और रस्सी वाला पुल होगा। अर्बन पब्लिक रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा सा रोपवे बनारस में बन रहा था। अगला क्या है, प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु जो हैं, इनकी सुविधा के लिए जनवरी 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, जिसका नाम क्या था, कुंभ सहायक, सहाय AI था, फिर के था। ठीक है, तो ये कुंभ सहायक चैटबॉट था जो 11 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। यूपी का पहला मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल, अभ्युदय योजना आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हैं पढ़ना चाहते हैं तो सरकार फ्री में कोचिंग कराती है ना। वैसे ही तो इसका अब स्कूल, क्योंकि लोगों की डिमांड ये थी कि आप ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हो, कहीं पे बुला रहे हो,
जाके उनके अधिकारी वगैरह आते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। कम से कम इतनी व्यवस्था करो, रहने खाने की कर दो, फिर पढ़ तो हम खुद लेंगे। तो अभ्युदय कंपोजिट स्कूल लखनऊ में पहला तैयार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संविधान गैलरी का निर्माण किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्मे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, फिर से इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनने वाले हैं ये। है क्या कि जो हमारा गगनयान मिशन है ना, उनके लिए 3 यात्रियों को चुना जाएगा। अब इन लोगों को क्या है, ट्रेनिंग दी जा रही। तो नासा का एक प्रोग्राम है जिसके तहत इनको कहाँ भेजा जाएगा, अंतरिक्ष में, ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भेजा जाएगा। वहाँ पर ये जाएंगे तो ये पहले होंगे जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। बाकी जिनका नाम सुनते हो, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला वगैरह, ये भारत की नागरिकता नहीं थी इनके पास, ये पहले होंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो हैं दीप्ति शर्मा, जो कि सहारनपुर की रहने वाली हैं, इनको उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में DSP नियुक्त किया गया। तो रहने वाली सहारनपुर की हैं और DSP कहाँ, मुरादाबाद में। नाम क्या है, दीप्ति शर्मा, क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड में आयोजित किए जा रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के कुल 340 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो कहाँ आयोजन हुआ है, 14 फरवरी से, अभी लिया नहीं है, ये जनवरी का है तो लेंगे। इनका चयन हो गया था कि टोटल 340 खिलाड़ी जाएंगे। 38वें नेशनल खेल हैं, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक चलेंगे। और कहाँ, उत्तराखंड में चलेंगे। भारत का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक प्रस्ताव दिया है, कौन सा प्रस्ताव, नो हेलमेट नो फ्यूल नीति लागू करने का सुझाव दिया है इन्होंने, कि लोग अगर बाइक से जा रहे हैं और हेलमेट नहीं है तो उनको क्या है, पेट्रोल पंप पर तेल ही ना दिया जाए, तो अपने आप हेलमेट लेके चलेंगे घर से। मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल किया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपकी क्लास खत्म होती है। मंडी सचिव बैच की जानकारी है, मंडी सचिव बैच चल रहा है, पेड बैच। यहाँ पर तो तैयारी अभी उस लेवल की हो चुकी है कि आराम से सारे स्टूडेंटों को खुद से आभास हो रहा है कि बहुत बेस्ट तैयारी हो गई है। सेम चीज़ अगर आप लोग फॉरेस्ट गार्ड इसका बैच ज्वाइन करना चाहो तो फॉरेस्ट गार्ड का भी बैच चल रहा है और जूनियर असिस्टेंट का भी बैच चल रहा है। क्या करना है, GS रिवॉल्यूशन सर्च करना है प्ले स्टोर पर, ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ऐप के अंदर ऑल कोर्सेज में जाओगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे, आप वहीं से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप लोग शेयर करते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।